अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपको पता है कि आज सेकंड ऑफ जैन है। जब तक कि आपको वीडियो मिलेगी तब तक शायद 3 हो चुका होगा। बेसिकली इस वीडियो में हम बताएंगे कि 2023 के लैंडमार्क इवेंट्स क्या थे और उन लैंडमार्क वो और उनका 2024 पे इम्पैक्ट क्या होगा। सबसे पहले 2023 के अंदर अगर आप देखें तो डेमोक्रेसी लगातार डिक्लाइन पे गई है, तो हम इसको कह सकते हैं कि देयर वाज अ रिसेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन दिस वर्ल्ड। इसमें अगर आपको दो तीन अगर लैंडमार्क के इवेंट्स बताऊं तो इसमें सबसे पहले 26 ऑफ जुलाई को नाइजर के अंदर जनरल अब्दुल रहमान ने एक कू की थी और इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया। सिमिलरली 30 अगस्त 2023 को इसी तरह ग्वाबान जो एक सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट है वहाँ पे भी कू हुई। और 14 मई 2023 को एक जनरल इलेक्शंस हुए थे थाईलैंड के अंदर, जिसके अंदर जो प्रो मिलिट्री पार्टी है वो गवर्नमेंट में आई और उसकी बड़ी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई। इसके अलावा अगर आप देखें तो 2023 के अंदर पॉपुलिज्म ने भी अपनी पेस को मेंटेन किया। आपने देखा होगा कि यूरोप के अंदर जो है इमिग्रेंट्स के ऊपर और ये बाकी जो लिबरल पॉलिसीज़ हैं उन पर बात काफ़ी ज़्यादा हुई होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर वो दोबारा प्रेसिडेंट बनता है तो वो डिक्टेटर कभी नहीं होगा सिवाय पहले दिन के जिस दिन वो इलेक्ट होगा। इसी तरह अगर आप बाकी भी ओवरऑल दुनिया में देखें तो आपको पॉपुलिज्म लगेगा। और इसमें अकॉर्डिंग टू रिसर्च जो 2022 था, जो कि प्रेडिसेसर ईयर था 2023 का, वो 17th वर्स्ट ईयर था, मोस्ट वर्स्ट ईयर था डेमोक्रेसी के लिए। एक ट्रेंड है डेमोक्रेसी का गिरने पे। लेट्स होप सो कि 2024 में ये ट्रेंड बेहतर हो। लेकिन जो करंट पेस लग रही है उसमें लगता है कि 2024 में भी शायद ये अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखे। ओके, अगर हम दूसरी जो डेवलपमेंट देखें 2023 में, तो स्पेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा अगर आप देखें तो डेवलपमेंट हुई। रशिया ने इसमें अपना मून मिशन भेजा, बट अनफॉर्चुनेटली इट वाज नॉट सक्सेसफुल। इंडिया का चंद्रयान 3 इसमें सक्सेसफुल हुआ। और उसके अलावा इंडिया ने अभी अपना सन जो इसरो ने सन की एटमॉस्फेयर को मेजर करने के लिए मिशन लॉन्च कर रहे हैं, वो है आदित्य L1 बेसिकली सन की एटमॉस्फेयर को और इन सब चीज़ों को मेजर करेगा। उसके अलावा अगर आप आदित्य L1 के अलावा देखें तो इसमें चाइना और यूएस भी इस रेस में आ रहे हैं। एंड इसके अंदर वो उनका जो विजन 2025 है नासा का, उसमें ये कि वो मून को दोबारा से मून की तरफ मोबिलाइजेशन करेंगे और मून के ऊपर काम करेंगे। इस वक्त तकरीबन 77 अगर आप देखें गवर्नमेंट की पूरी दुनिया में गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैं जो स्पेस पे काम कर रही हैं। स्पेस एजेंसीज हैं, जैसे पाकिस्तान में स्पार्को है। इसी तरह 16 प्राइवेट प्लेयर्स हैं पूरी दुनिया में। और लेकिन अभी स्पेस के अंदर जो इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जैसे ग्लोबल कंपटीशन बढ़ रहा है और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो जो सबसे बड़ा थ्रेट है इस वक्त स्पेस को, वो मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस का है कि स्पेस अगर मिलिटराइज हो जाएगी तो कैसा हो जाएगा। इस वक्त जो प्राइवेट सेक्टर के बड़े प्लेयर्स हैं उनमें से स्पेस एक्स एक बहुत बड़ा प्लेयर है, ब्लू ओरिजिन एक बहुत बड़ा प्लेयर है और वर्जिन गैलेक्टिक एक बहुत बड़ा प्लेयर। ये तीन बड़े प्लेयर्स हैं जो कि स्पेस के अंदर खेल रहे हैं इस वक्त। सो लेट्स सी कि स्पेस का फ्यूचर 2024 में क्या होता है। आई होप सो कि 2024 में स्पेस का फ्यूचर अच्छा होगा। जैसे कोल्ड वॉर एरा में यूएसएसआर और यूएसए ने एक दूसरे के कंपटीशन में स्पेस को बढ़ावा दिया और स्पेस के अंदर काफ़ी तरक्की हुई। सिंस अभी बहुत सारे लोग मल्टीपोलैरिटी की और इस तरह की चीज़ों की बात करते हैं, तो शायद इसका स्पेस पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। अच्छा, जो अगली न्यूज़ है बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंडिया ने इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ नंबर, चाइना को सुपरसीड कर दिया है। इंडिया की इस वक्त पॉपुलेशन 1.43 बिलियन हो चुकी है और ये एक्सपेक्टेड है कि इंडियन पॉपुलेशन 2050 में 1.7 बिलियन होगी और उसका पॉपुलेशन मीडियन जो है एवरेज वो 39 ईयर्स होगा, वेरस चाइना का 40 से 51 ईयर्स तक होगा।
अब इसमें प्रॉब्लम चाइनीज़ गवर्नमेंट के लिए ये है कि उसको नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं, जैसे पेंशन्स हो गई, सोशल सपोर्ट प्रोग्राम्स हो गए, इन पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वेयर इज़ इंडिया के लिए इसमें अपॉर्चुनिटी ये है कि उनके पास एक वर्कफोर्स हो सकती है अगर वो प्रोवाइडेडली ह्यूमन रिसोर्स को अच्छा यूटिलाइज करें, और अगर नहीं करेंगे तो एक यूथ बल्ज का भी कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। इसमें अगर आप पाकिस्तान के भी कॉन्टेक्स्ट में देखें तो पाकिस्तान की भी पॉपुलेशन, जो कि पाकिस्तान के अंदर इसमें कोई क्रेडिबल फिगर नहीं है पॉपुलेशन का, बिकॉज पाकिस्तान का जो लास्ट सेंसस हुआ था 2017 में हुआ था, वो भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल था, तो इस वजह से उसको कोट तो नहीं किया जा सकता। लेकिन ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में भी एक रफ एस्टिमेशन तो ये लोग यही कहते हैं कि बॉल पार्क फिगर देते हैं कि 23-24 करोड़ लोग हैं। सो सेम इज़ द केस थर्ड वर्ल्ड फर्स्ट वर्ल्ड वाला, कि यहाँ पे सिंस लोग अगर ज़्यादा हैं तो फर्स्ट वर्ल्ड को लेबर ज़्यादा मिल सकती है, एंड थर्ड वर्ल्ड के पास दोनों ऑप्शंस हैं, वर्कफोर्स की भी और यूथ बल्ज की भी। तो ये एक इशू था जो कि मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए। ओके, जो अगला इशू है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये है आर्मीनिया और अज़रबैजान का नगोर्नो कराबाख कॉन्फ्लिक्ट। नगोर्नो कराबाख कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली ये जैसे हमारे कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, तो जैसे अंग्रेज़ पाकिस्तान को जिस और हिंदुस्तान को जिस तरह डिवाइड करके छोड़ के गए, या जैसे कॉलोनियल पावर्स छोड़ के जाती हैं, जैसे पैलेस्टीन के साथ हुआ, तो सोवियत यूनियन भी जब गया तो वो आर्मीनिया और अज़रबैजान को इस तरह डिवाइड करके गया कि उनके दरमियान एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट क्रिएट हो गया। इस वक्त जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है वो बेसिकली एक बफर, एक एनक्लेव है टर्की, ईरान और आर्मीनिया के दरमियान। और इसके ऊपर अज़रबैजान ने सितंबर में पहले इनकी 2020 में एक जंग हुई थी जिसमें रशियन इंटरवेंशन के बाद सीज़ फायर हुआ था। बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट डिसमेंबरमेंट ऑफ सोवियत एम्पायर 1991 के बाद शुरू हुआ, और उसमें एक सीज़ फायर रशियंस ने करवाया था 1994 में। फिर 2020 में इस पर लड़ाई हुई, और अब सितंबर में इस पर अज़रबैजान ने अपना ऑफेंस दोबारा लॉन्च किया है और इसमें लड़ाई हुई है। सो अभी इसमें देखते हैं कि 2024 में ये इशू क्या स्टेलमेट पे रहता है या आगे इसमें कोई डेवलपमेंट होती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेट्स सी कि 2024 नगोर्नो कराबाख के लिए कैसा है। अच्छा जी, अगला इशू है सूडान का। 15 अप्रैल 2023 को सूडानीज आर्म फोर्सेस और रैपिड सपोर्ट फोर्स के दरमियान में सिविल वॉर हुई। बेसिकली ये सिविल वॉर डारफोर के एरिया के इर्द गिर्द हुई, जिसमें तकरीबन 10,000 लोग मर गए और तकरीबन 5.6 मिलियन यानी कि 56 लाख लोग डिस्प्लेस हो गए दाएँ बाएँ। सो इसका एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है सूडान पे। बेसिकली ये एक गवर्नमेंट इलेक्ट हुई थी जिसको और ये ट्रांजिशन ऑफ पावर का, और बेसिकली ये सिविल मिलिट्री रिलेशंस का प्योरली इशू है। सो फॉर दोज वर प्रिपेयरिंग फॉर कंपेटिटिव एग्जाम्स एंड ऑल, या जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, दे मस्ट परस्यू दिस, दे मस्ट लुक इनटू दिस कि ये क्या इशू है और इसका आपके अपने रीजन से कैसे ये कोरिलेट करता है। तो दिस वाज वन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स जो कि इसमें 2023 में था, और 2024 में इसके हॉस्टिलिटीज़ की क्या सिचुएशन है ये आने वाले दिन ही बताएंगे। अच्छा, तो आगे वाली चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट इज़ अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एज यू ऑल नो कि 2022 के एंड में तकरीबन आ गई थी नवंबर के अंदर चैट जीपीटी, लेकिन 2023 में इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया गया, बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने इसके साथ अडॉप्ट किया, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने अडॉप्ट किया, और इस पर बहुत सा क्रिटिसिज्म भी हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या इंसानों के रोल को सुपरसीड करेगा या नहीं करेगा। इलॉन मस्क जैसे लोगों ने भी काफ़ी हद तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्रिटिसाइज़ किया। एक तो गूगल के किसी सीनियर बंदे ने गूगल से आई गेस रिज़ाइन कर दिया, और और ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कॉन्फ्लिक्ट्स को, इकोनॉमीज़ को, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स को, मिलिट्रीज़ को अक्रॉस द वर्ल्ड रेवोल्यूशनाइज किया है। और इवन रूसो यूक्रेन वॉर के अंदर इसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस देखी गई हैं। जैसे उसमें हिमार जो मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम्स हैं उसके यूज़ में और इन सब चीज़ों में। सो लेट्स सी कि फ्यूचर में एआई कैसे इवॉल्व करती है और इसका क्या रोल होता है।
इस पर एक बहुत अच्छी बुक भी है, 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी, उस पर भी मैं एक रिव्यू बनाऊँगा। थैंक यू। अच्छा, अगला जो 2023 के अंदर बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी, जैसे 2022 में आप सबको पता होगा ताइवान का क्राइसिस एंड ऑल, चाइना और यूएस की राइवलरी। लेकिन 4 फरवरी 2023 को एक इंसिडेंट हुआ कि जब कैलिफोर्निया, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट स्टेट, जहाँ पे एक जो बैलून था, चाइनीज़ बैलून था, उसने ट्रेसपास किया अमेरिकन टेरिटरी के अंदर, इन्फिल्ट्रेट किया, और एज अ रिस्पॉन्स यूएस एयरफोर्स के F-22 रैप्टर्स ने उसको शॉट डाउन कर दिया। ये ग्लिम्स आपको कोल्ड वॉर की याद दिलाते हैं, जब कोल्ड वॉर में ऐसा होता था कि एक सोवियत यूनियन या अमेरिकन के एयरक्राफ्ट बाजू का आमने सामने आते थे, बाजू का उनके एयरलाइंस के सामने आते थे। इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज आपको मिलेंगी। पाकिस्तान की भी इस तरह की एक स्टोरी है कि 1980s में क्वेटा के अंदर एक USSR का हेलीकॉप्टर, उसके कुछ फौजी भगा के ले आए थे, और वो हेलीकॉप्टर क्वेटा में एक एयरबेस, स्मूगली एयरबेस पे उन्होंने लैंड किया था। तो 2023 इस मामले में इंटरेस्टिंग भी रहा है कि एक टू सम सॉर्ट ऑफ एक आर्म्ड इंगेजमेंट हुई है, बहुत ही टेक्टिकल लेवल पे, लेकिन दोनों मुल्कों की एक आर्म्ड इंगेजमेंट हुई है जो कि कोल्ड वॉर के ग्लिम्स देता है। तो 2024 में ये सिचुएशन कैसी होती है ये देखना है। लगता तो यही है कि 2024 में भी ये इसकी कॉन्टीन्यूटी रहेगी, और जैसे जॉन मियर शाइमर ने और बहुत सारे लोग, और ग्राहम टी एलिसन ने और इस तरह के लोगों ने इसको प्रिडिक्ट किया है। तो ये सिचुएशन तो उसी तरफ जाती हुई लग रही है। इस पर हम एक पॉडकास्ट भी आपके लिए लेके आएंगे कुछ दिनों में। अच्छा, जो आखिरी के 2-3 इश्यूज हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। वो दो उनमें से भी जंग से ही रिलेटेड हैं। जैसे रूसो यूक्रेन वॉर, जो कि शुरू तो 24 फरवरी 2022 को हुई थी, लेकिन 2023 में भी कॉन्टीन्यूटी में रही, और एक टॉप जनरल, यूक्रेनियन टॉप जनरल ने उसके बारे में कहा कि ये जंग अभी स्टेलमेट पे जा चुकी है। और इसमें ऐसा लगा था शुरू में कि जैसे यूक्रेनियंस ने अपना कमबैक किया था और जिस तरह मारा था रशियंस को, कि शायद रशियंस के ऊपर यूक्रेनियंस प्रिवेल कर जाएंगे। लेकिन जो जुलाई में उनका समर ऑफेंस शुरू हुआ, वो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसने रशियंस के ऊपर बहुत हैवी कैजुअलिटीज इन्फ्लिक्ट की, लेकिन वो उतनी टेरिटरी गेन नहीं कर सका था। एक्सपेक्टेड तो यही था कि वो शायद क्रेमिया से पूरा ही रूसियों को निकाल दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज जो 2022 और 23 की सर्दियाँ थी और फिर उसके बाद स्प्रिंग था, उसमें रशियन आर्म्ड फोर्सेस ने अपने डिफेंसेस को बड़ा अच्छी तरह प्रिपेयर किया था। अच्छा, इसके बाद जो अगला कॉन्फ्लिक्ट आता है वो आता है 7 अक्टूबर 2023 का। वो है हमास का एक अटैक जो कि मेनलैंड इसराइल पे होता है, जिसमें इसराइल का जो एलीट गोलान ब्रिगेड है उसके ट्रुप्स भी मारे जाते हैं और इसराइली सिविलियंस भी मारे जाते हैं। और ये प्रॉबेबली वर्स्ट अटैक होता है इसराइल की हिस्ट्री में कि इतनी बड़ी तादाद में किसी एक सिंगल अटैक के अंदर उसके इतने बंदे मारे जाएं। और IDF बिल्कुल हमास के फाइटर्स के आगे पैरालाइज लगती है, तो अच्छी खासी तादाद में वहाँ पे लोगों की मौत होती है और वो लोगों को हॉस्टेज करके भी ले जाते हैं। उसके बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेस अपना ग्राउंड ऑफेंस शुरू करती हैं, एयर ऑफेंस शुरू करती हैं गाज़ा पे और नॉर्दर्न गाज़ा को इन्वेड करती हैं। बीच में एक स्टेलमेट भी होता है, बीच में कॉन्फ्लिक्ट का थोड़ा सा एक पॉज आता है, जिसमें दोनों साइड्स POWs और हॉस्टेजेस को रिपैट्रिएट करती हैं, लेकिन फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। इसमें आप देखते हैं कि एयरलाइंस ने जो वेस्टर्न एयरलाइंस हैं उन्होंने इसराइल को खुला सपोर्ट किया था, एंड मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन ने इस पर कुछ रेजिस्ट किया। एंड जनरली आप देखते हैं कि ओवरऑल जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे ग्लोबली लोगों ने इसराइल को सपोर्ट किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लाइमेट चेंज का इशू विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2023 जो दुनिया के 1,25,000 साल हैं उनमें से सबसे गर्म साल था, और 2024 का एक्सपेक्टेड है कि वो इससे भी शायद गर्म हो। और climate change is no more a future I would say future issue, it is the current issue, now you have to live with it. So इसमें देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। Let's hope for the best.
कि 2024 बहुत अच्छा गुजरे आप सब के लिए ग्लोबली, और दुनिया के अंदर मतलब नई डेवलपमेंट हो, एआई में डेवलपमेंट हो, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जैसे करोना नाराबाग का, हमास का, इसराइल का, यूक्रेन का, या ये जो यूएस चाइना राइवलरी है, ये किसी यूएस चाइना राइवलरी के अलावा, क्योंकि वो तो एक बैलेंस ऑफ पावर की गेम है, इसके अलावा ये सब एक पॉजिटिव सोल्यूशन पे कहीं निकले। थैंक यू।